आज हम एनएलसी इंडिया के ओएफएस के बिडिंग स्ट्रैटेजी और साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बिडिंग स्ट्रैटेजी तो मोटा मोटी वही रहेगा जो कोल इंडिया के ओएफएस में हमने डिस्कस किया था। मैं उसे एक बार वापस व्यूअर्स के लिए रीइटरेट कर दूंगा। वहीं जहां तक फाइनेंशियल्स का बात है तो फाइनेंशियल्स को हम इतने बारीकी से क्यों एनालाइज करते हैं, क्योंकि जब आपको ज्यादा वैल्यू का बिड करना रहता है 10 लाख 15 लाख या कोई और ज्यादा बड़ा वैल्यू, तो आप तब उस समय फंडामेंटली वीक कंपनीज पे एग्रेसिव बिड नहीं कर सकते। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे रहते हैं तो बिडिंग में मदद मिलती है। थोड़ा एग्रेसिव भी पता रहता है कि अगर बिड कर भी दिए और शेयर्स आ गए तो हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। लेकिन अगर मान लो कि कोई कंपनी का फाइनेंशियल्स वीक है तो हमें बहुत कंजर्वेटिव होकर बिड करना होगा, क्योंकि डाउनसाइड तब उस समय उतना प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। तो आगे देखते हैं कोर ओएफएस स्ट्रैटेजी। तो आपको सबसे पहले यूज करना है मार्केट प्राइस अराउंड 320 पीएम। फिर जो आप बिड करोगे उसको आपको तीन कैटेगरीज में बांटना है और एलोकेट करना है अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्वांटिटी टू ईच कैटेगरी। बिड वन आपका रहेगा 3% डिस्काउंट वर्सेस शेयर प्राइस एट 320 पीएम। बिड टू रहेगा 4% डिस्काउंट पे, जबकि बिड थ्री रहेगा 5% डिस्काउंट पे। किसी को पता नहीं कि क्लियरिंग प्राइस किस प्राइस पे आए। आप मल्टीपल बिड्स इसलिए कर रहे हो ताकि आपका प्रॉपर एवरेजिंग हो सके। कोई भी स्ट्रैटेजी एब्सोल्यूट नहीं होता है, इसीलिए कभी कभी स्ट्रैटेजी में ट्वीक्स करना भी जरूरी है। अब मान लो कि कोई ओएफएस का साइज कम है, या आप देख रहे हो कि ओएफएस में डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा है, तो फिर आपको थोड़ा एग्रेसिव बिड करना पड़ेगा। उस समय आप अपने स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो और बिड कर सकते हो एट 2.5 3.5 एंड 4.5% डिस्काउंट। हाउ टू कैलकुलेट बिड प्राइसेस। तो अगर मान लो मार्केट प्राइस 445 है तो आप 3 4 और 5% डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हो और प्रॉपर बिडिंग कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि आप रिकैलकुलेट करें प्राइसेस नियर मार्केट क्लोज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आप बिड अपना प्लेस कर दिए 320 पे और रिलैक्स कर रहे। आपको रेगुलरली उसको रिकैलकुलेट करना है और मॉनिटर करते रहना है एट टिल अराउंड 327 328 पीएम। क्रिटिकल टाइमिंग स्ट्रेटेजी। तो मॉनिटर करो मार्केट प्राइस केयरफुली टिल 3:25 पीएम। और लास्ट मिनट मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो चेंज कर सकते हैं डिस्काउंट कैलकुलेशन, चेंज कर सकता है बिड अट्रैक्टिवनेस और इम्पैक्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे ओएफएस में तो जो मेन खेल होता है वो आखिरी 2 से 3 मिनट में होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि बीएसई या एनएसई के साइट पे जो डेटा है वो आखिरी 5 मिनट का रिफ्रेश नहीं होता है, और उस समय आपको जो है अपना इंस्टिंक्ट और कैलकुलेशंस को प्रॉपर बैठा के एक डिसीजन देना रहता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट प्राइस को मॉनिटर करें और साथ में बिड्स को टिल 326 327 एज फार एज पॉसिबल। तो ये है कोई भी ओएफएस में बिड करने का स्ट्रेटेजी। आगे हम एनएलसी इंडिया के फाइनेंशियल्स पे एक नजर डालते हैं। एनएलसी इंडिया लिमिटेड कंपनी ओवरव्यू। तो कंपनी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। कोर बिजनेस, कंपनी लिग्नाइट माइन करती है, थर्मल पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड कोल माइनिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कंपनी में अराउंड 72% स्टेक है और ये कंपनी एक नवरत्न पीएसयू है। मार्केट कैप कंपनी का है 46,674 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू फॉर FY26 इज 17,490 करोड़ रुपीस। रेवेन्यू में साल दर साल 14% का जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट FY26 में काफी अच्छा रहा है, अराउंड 39% अप है ईयर ऑन ईयर और स्टैंड करता है एट 3,769 करोड़ रुपीस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो रेवेन्यू में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों से, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पिछले कुछ सालों से अच्छा गति से बढ़ा है और अब अराउंड 3,769 करोड़ रुपीस पे स्टैंड करता है। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। तो इबिटा कंपनी का जो है वो 7,475 करोड़ रुपीस था FY26 में। इबिटा मार्जिन काफी अच्छा है और अब स्टैंड कर रहा है एट 43%। नेट मार्जिन जो कंपनी का है वो है 21.6%। FY22 में ये 9.3% ही था। तो वहां से देखने को देखें तो कंपनी ने काफी इंप्रूव किया। ईपीएस है 25.4 रुपीस। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.6% का, जो कि काफी अच्छा है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 10% के आसपास है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो एज ऑफ FY26 है 1.18। हालांकि कंपनी पे डेप्ट ठीक ठाक है, लेकिन FY22 में यही डेप्ट टू इक्विटी था 1.55, तो वहां से कंपनी ने काफी इंप्रूव किया है। तो आप चाहे कोई भी मेट्रिक्स देखो, पिछले 5 साल में कंपनी ने तो अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है, नो डाउट। वैल्यूएशन मेट्रिक्स। तो अभी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग अराउंड 13 के अराउंड चल रहा है, जबकि पीएस काफी एक्सपेंसिव है रिलेटिवली। प्राइस टू बुक है 2.18।
प्राइस टू सेल्स है 2.68, एंटरप्राइज वैल्यू बाय EBITDA है 9.85 टाइम्स, ये पीयर से सस्ता है। पीयर कंपैरिजन, तो एनएलसी इंडिया का हमने जैसे डिस्कस किया प्राइस टू अर्निंग है 13। एनटीपीसी एक इकलौती कंपनी है पीयर में जो सेम अराउंड सेम प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रही है, बाकी सब कंपनीज रिलेटिवली काफी एक्सपेंसिव है। एंटरप्राइज वैल्यू बाय बिटा के फ्रंट पे भी आप देखें तो एनएलसी इंडिया चीप लग रही है, वही रिटर्न ऑन इक्विटी इसका लगभग सभी पीयर से काफी बेटर है एट 16%। यही कारण है कि कंपनी अंडर वैल्यूड लग रहा है और इसी के कारण स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में, बावजूद ऑफ खराब मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। तो असेसमेंट, इट इज मॉडरेटली वैल्यूड, मैं तो इसे अंडर वैल्यूड कहूंगा, अगर हम पीएस से कंपैरिजन करें तो ये अंडर वैल्यूड लग रहा है। तो की टेक अवेज क्या है कि एनएलसी इंडिया ट्रेड करता है काफी कम प्राइस टू अर्निंग पे इफ कंपेयर्ड विद पीएस, ऑल्दो इट हैज स्ट्रॉन्ग आरओई ऑफ 16%। वहीं एनटीपीसी जो है बस इसको मैच कर रहा है प्राइस टू अर्निंग में, और इसका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, 39% प्रॉफिट ग्रोथ है, और रिन्यूएबल एक्सपेंशन भी 10 गीगावाट कंपनी टारगेट कर रही है बाय FY30, हेंस promoting compelling valuation। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस, तो कंपनी का स्ट्रेंथ है इट इज अ नवरत्न PSU, मोनोपली है लिग्नाइट माइनिंग में, लिग्नाइट माइनिंग से ही पावर प्रोड्यूस होता है। रिकॉर्ड FY26 प्रॉफिट है, अराउंड 39% का ग्रोथ है प्रॉफिट में, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है 14% का ईयर ऑन ईयर, EBITDA मार्जिन काफी अच्छा है 43%, और कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी में, अभी करेंटली 1.4 गीगावाट पावर प्रोड्यूस करती है, इसका टारगेट है 10 गीगावाट बाई FY30, और लोएस्ट PE है अमॉन्ग PSU पावर पीयर्स। वीकनेस, हाई लेवरेज, तो डेब्ट टू इक्विटी स्टिल स्टैंड कर रहा है 1.18 पे, इंटरेस्ट कवरेज 2.82 टाइम्स है, कंपनी कॉन्सेंट्रेटेड है लिग्नाइट में, डिक्लाइनिंग फ्यूल, और लोएस्ट करंट रेशियो है एट 0.72, तो कंपनी के पास तुरंत कैश का जरूरत पड़े तो दिक्कत आ सकती है। लार्ज केपेक्स ऑफ 6,242 करोड़ रुपीज स्ट्रेन्स कैश फ्लो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी बहुत तेजी से कर रही है, FY25 में भी 6,000 प्लस करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और FY26 में भी। ये एक अच्छा साइन भी होता है और कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है अगर ROCE प्रॉपर नहीं आया तो। अपॉर्चुनिटीज, इंडिया का पावर डिमांड जो है तेज गति से बढ़ रहा है, मैसिव रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट है कंपनी का, एज डिस्कस्ड, न्यू कोल माइंस, गवर्नमेंट का जो है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बूस्ट, तो ये सब अपॉर्चुनिटीज है कंपनी के लिए। थ्रेट्स, तो लिग्नाइट जो है ये लॉन्ग टर्म आइडिया अभी हो नहीं सकता, इट इज अ हाई इमिशन फ्यूल, और एनर्जी ट्रांजिशन रिस्क टू कोल बेस्ड एसेट, रेगुलेटरी या टैरिफ अनसर्टेनिटी भी है, और इंटरेस्ट रेट हाइक से सीधे कंपनी पे इफेक्ट होगा क्योंकि डेब्ट जो है अच्छा खासा है। स्टॉक का बीटा 1.35 टाइम्स है, मतलब मार्केट वोलेटिलिटी ज्यादा है, और पॉलिसी चेंजेस अंडर न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन से भी कंपनी पे असर पड़ सकता है। अब ऐसे कंपनी का कैश फ्लो एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कंपनी का कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेशन है 5,166 करोड़ रुपीस, ये पिछले साल 8,977 करोड़ रुपीस था, जबकि उससे पहले 5,500 करोड़ रुपए था। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हल्का सा गिरावट देखने को मिला है, हल्का सा क्या सब्सटैंशियल गिरावट। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है -7,549 करोड़ रुपीस। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना खर्चा कर रही है। तो ये जो फिक्स्ड एसेट परचेज है ये है 7,945 करोड़ रुपीस का, तो ये है कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर, और क्योंकि पैसा कंपनी से बाहर निकल रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है 2,907 करोड़ रुपए, तो आप ध्यान दो कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन है 5,000 करोड़ के आसपास, जबकि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है 8,000 करोड़ के आसपास, मतलब कंपनी को 3,000 करोड़ रुपए ऑपरेशनल लेवल पे शॉर्ट पड़ रही है, और इसलिए ऐसे केस में कंपनी को जो है बोरोइंग्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में आपको बोरोइंग्स के बारे में पता चलेगा। तो कंपनी के पास पैसा आया 5,410 करोड़ रुपए लोन लेके, इसलिए ये नंबर पॉजिटिव है, जबकि कंपनी ने 1980 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया, जबकि 736 करोड़ का डिविडेंड पे किया। तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जा रहा है 2,907 करोड़ रुपए। नेट कैश फ्लो ये कैसे निकलता है, बस तीनों को जोड़ दो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेरे लिए फ्री कैश फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्री कैश फ्लो कैसे निकलता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है एट -2,474 करोड़ रुपीज। यहाँ पे इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ घबराने वाली बात नहीं है। कंपनी जो है एक्सपैंड करना चाह रहा है, अपने रिन्यूएबल फुटप्रिंट्स को बढ़ाना चाह रहा है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि वो हाई जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, जिसके कारण हमारे कैश फ्लोज थोड़े से प्रेशर में है। अगर ये हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छे रिटर्न्स दे दे तो आगे चल के बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी बस कैश बर्न कर रहा है और उससे रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो अगर रिटर्न ऑन फ्रेश कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो अच्छा रहे, अभी करेंटली मैं देख रहा था 10% था, तो मतलब कंपनी अपने फंड्स को इफेक्टिवली यूज कर रहा है। तो ओवरऑल इसलिए, और हाँ, एक और ध्यान देने का चीज है कि Q4 FY26 के नंबर्स काफी अच्छे थे इवन एट ऑपरेशनल लेवल। तो वहां पे उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1300 करोड़ पिछले क्वार्टर से बढ़ के अराउंड 1700 समथिंग करोड़ पे आ गया था। तो ऑपरेशनल लेवल पे भी कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था Q4 FY26 में, एंड इट वाज देयर बेस्ट क्वार्टर। और इबिटा लेवल्स तो हमने देखा कि काफी अच्छा है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल्स काफी अच्छा लग रहा है, और इसलिए ओएफएस में एक स्ट्रॉन्ग बेट लेने में मेरे को गुरेज नहीं दिख रहा है। मैं एग्रेसिव बिड इसमें कर रहा हूँ। तो अब शायद आप समझ रहे होंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स पे इतना वेटेज क्यों दिया जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मैं भी जा रहा हूँ ओएफएस का तैयारी करने और एक बार मार्केट को देखने। धन्यवाद। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करें।